कहानी शुरू होती है जापान के शहरों से, जहां देखने को तो सब नॉर्मल दिखता है, पर असलियत में वहां 2 लाख से भी ज्यादा खतरनाक निंजा मौजूद हैं। ये लोग दिखने में बिल्कुल हमारी आपकी तरह आम इंसान लगते हैं, पर इनका रहन सहन और काम करने का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन्हीं में से एक है सुजुकी, जो बेचारी अभी निचले लेवल की निंजा है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मैगजीन एडिटर की नौकरी करती है। एक दिन वह अपने काम में मग्न थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी और एक सीक्रेट मैसेज आया। मैसेज देखते ही उसने आनन फानन में अपने राइटर को खुदा हाफिज कहा और सीधे एक पुराने पुल की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक हट्टे कट्टे रशियन आदमी पर पड़ी जो चुन चुन कर निंजाओं का शिकार करता था। सुजुकी को इसी शिकारी को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। जैसे ही उस रशियन ने सुजुकी को देखा, उसने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुजुकी ने फुर्ती से खुद को बचाया और अपनी सैंडल की हील से ऐसा वार किया कि वो हील देखते ही देखते 2 जानलेवा खंजरों में बदल गई। वो आदमी किसी तरह बच तो गया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बंदूक से सुजुकी पर गोलियों की बौछार जारी रखी। सुजुकी ने भी हवा में निंजा स्टार्स उछाले और बिजली की रफ्तार से पीछे घूमकर उसके नाजुक अंगों पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। पर भाई साहब, वो रशियन तो जैसे लोहे का बना था। उस पर सुजुकी के करंट वाले डंडे का भी रत्ती भर असर नहीं हुआ। उल्टा उसने सुजुकी को उठाकर जमीन पर दे पटका। ये सारा तमाशा दूर खड़ा एक और निंजा देख रहा था, जिसका नाम केटो था, जो कि एक ऊंचे लेवल का खिलाड़ी था। केटो उस रशियन को शूट करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरती हुई एक नन्ही सी टूथपिक आई और सीधे उसकी बाजू में जा धंसी। केटो ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का बड़े टशन में भागता हुआ आ रहा था। ये था कुरो, एक और निंजा। कुरो ने खेल ही बदल दिया और देखते ही देखते उस रशियन को धूल चटा दी और अंत में चौक होल्ड करके उसका काम तमाम कर दिया। काम खत्म करके कुरो ने बड़े कैजुअल अंदाज में सुजुकी से कहा, लो भाई, मैं तो चला, बाकी का कूड़ा कचरा तुम संभाल लेना। सुजुकी तो हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा, ये कैसा अजीब बंदा है, इतनी मेहनत की और सारा क्रेडिट मुझे देकर जा रहा है। जब उसने पूछा तो कुरो ने बड़े आलस में जवाब दिया, अरे यार, इतनी मेहनत कौन करे, मुझे घर जाकर चैन की नींद सोना है। कुरो निंजा तो नंबर 1 था, पर कामचोर भी उतना ही बड़ा था। अब कुरो अपने उसी पुराने और खटारा से घर में वापस आ गया। घर में कोई था नहीं, तो बोरियत मिटाने के लिए वो फूंक मार मार कर टूथपिक से तीर बनाने की प्रैक्टिस करने लगा। तभी अचानक बिना आहट किए कमरे में उसका सीनियर केटो दाखिल हुआ। केटो उसे एक बड़ा मिशन देने आया था। उसने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ शातिर निंजाओं ने मिलकर अंडरग्राउंड निंजाजर्स नाम का एक काला साम्राज्य खड़ा कर लिया है और खबर मिली है कि उन्होंने जोन हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि ये उसी जगह बना था जहां पहले एक पुराना मिलिट्री स्कूल हुआ करता था और वहां आज भी जंग के कई गहरे राज दफन थे। कुरो को अंडरकवर होकर स्कूल के अंदर घुसना था और उनके प्लान का पर्दाफाश करना था। मदद के तौर पर केटो ने उसे एक जादुई सूट दिया जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता था। हालांकि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर ही काम करता था। जब कुरो उस सूट के साथ मजे ले रहा था, तभी टॉयलेट से उसकी एक दोस्त की आवाज आई। वो बेचारी वहां फंसी हुई थी और टॉयलेट पेपर मांग रही थी जो उससे काफी दूर रखा था। उसने कड़क आवाज में कुरो को धमकी दी, देख, अगर तूने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो चप्पल से तेरा मुंह लाल कर दूंगी। कुरो ने भी उसकी बात मानी और दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ गया। वो छत के रास्ते उसके ऊपर से गुजरा ताकि उसे देखना न पड़े, पर जैसे ही उसने पेपर पकड़ाया, गलती से उसकी नजर लड़की की तरफ घूम गई। बस फिर क्या था, चटखारेदार चप्पल सीधे कुरो के मुंह पर आकर लगी। अगली सुबह जब कुरो स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि अंदर घुसने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये सुनकर तो उसके पसीने छूट गए। उसने एक पल के लिए सोचा कि भाड़ में गया मिशन, छोड़ छाड़ के घर चलता हूँ, पर फिर उसे केटो की डांट और गुस्से का ख्याल आया। अब कुरो इस फिक्र में डूब गया कि ये मुश्किल परीक्षा पार कैसे होगी। क्लास में अपनी थकी हुई पर हीरो जैसी शक्ल लेकर वो जैसे ही घुसा, नोगुची नाम की एक लड़की की नजर उस पर टिक गई जो खुद दोबारा एग्जाम दे रही थी। कुरो ने बड़ी चालाकी से नोगुची के पास वाली सीट चुनी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी निंजा संस्था ने उसके पास होने का जुगाड़ पहले से कर रखा होगा, और हुआ भी वही। फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दानों से सीक्रेट कोड में आंसर लिखे हुए थे। जैसे ही कुरो ने फटाफट आंसर छापना शुरू किया, नोगुची अचानक चीख पड़ी। उसे लगा फर्श पर गिरे वो चावल के दाने कोई घिनौने कीड़े मकोड़े हैं। मास्टर जी ने चिढ़कर कहा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो खुद साफ कर दो। कुरो ने सोचा कि अगर ये साफ हो गए तो मेरा तो डिब्बा गोल हो जाएगा। उसने दिमाग लगाया और अपनी इरेजर नीचे गिरा दी। उसे उठाने के बहाने उसने एक छोटी सी पेपर बॉल स्ट्रॉ में भरी
और बड़ी सफाई से नोगुची को दे मारी। नोगुची फिर चिल्लाई कि किसी ने मुझे छुआ और गुस्से में टीचर को ही ठरकी बुढ़ा कह डाला। मास्टर जी बेचारे सफाई देते रह गए कि भाई मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि वहां तक पहुंच जाएं। इसी शोर शराबे और गहमा गहमी का फायदा उठाकर कुरो ने तेजी से अपनी आंसर शीट भरनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो मैथ्स का पेपर पूरा कर पाता, टीचर नोगुची को शांत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और गलती से उसी जगह पैर रख दिया। फिर क्या था, मास्टर जी का पैर सीधे उन चावल पर जा पड़ा और सारा आंसर की वाला जुगाड़ तहस नहस हो गया। अब कुरो के पास नकल मारने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि अब तो एक्टिंग का ही सहारा है। वह वहीं बैठे बैठे छोटे बच्चों की तरह सुसु करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा कि सर, मैं तो पेपर के डर के मारे इतना घबरा गया था कि सुबह से बस पानी ही पिए जा रहा था और अब कंट्रोल नहीं हुआ। मास्टर जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे चुप कराया और धीरे से बोले, बेटा शांत हो जा, ये एग्जाम तो बस दिखावा है। तू खाली कॉपी भी छोड़ देगा ना, हम फिर भी तुझे पास कर देंगे, टेंशन मत ले। कुरो को तो वैसे भी पढ़ाई से ज्यादा स्कूल के राज जानने में दिलचस्पी थी। छुट्टी हुई तो उसने नोगुची का इंतजार किया और दोनों बातें करते करते घर की ओर चल दिए। रास्ते में कुरो का पुराना सा घर पहले आया तो उसने शराफत दिखाते हुए कह दिया, अरे कभी हमारे इस गरीब खाने पर भी कदम रखो। नोगुची पहले तो थोड़ा झिझकी पर फिर मान गई और दोनों घर की छत पर जा बैठे। वहाँ बातों बातों में नोगुची ने स्कूल के कुछ कच्चे चिट्ठे खोले। उसने बताया कि क्लास में कुछ आवारा लड़के हैं जो सबको बहुत परेशान करते हैं। उसका एक दोस्त था एड्डा, जिसे उन लड़कों ने इतना टॉर्चर किया कि उसने आना ही छोड़ दिया। साथ ही उसने बड़े पते की बात बताई कि स्कूल के नीचे पुरानी सुरंगें बनी हुई हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के किसी मिलिट्री बेस तक जाती हैं। कुरो का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि ये अंडरग्राउंड निंजाज पक्का इसी टनल में खिचड़ी पका रहे हैं। शाम ढलने लगी तो नोगुची ने विदा मांगी, पर जैसे ही वो मुड़ी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे छत से नीचे गिरने लगी। कुरो ने बिजली की फुर्ती दिखाई और हवा में छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। जैसे ही वो दोनों जमीन से टकराने वाले थे, कुरो के सूट का सेफ्टी फीचर ऑन हो गया और वो एक मुलायम कुशन में बदल गया। नोगुची बेचारी इस पूरे ड्रामे से इतनी डर गई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुरो ने चुपचाप उसे उसके घर छोड़ा और वापस आ गया। उसी रात एक सिरफिरा लड़का ड्रोन के जरिए पड़ोस की लड़की कवाड़ों के बाथरूम में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि कुरो अपना गायब होने वाला सूट पहनकर वहीं बगल में बैठा है। कुरो ने अपने बिजली वाले डंडे से उसे ऐसा झटका दिया कि उसके तोते उड़ गए। मजे की बात ये थी कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नोगुची का वही दोस्त एड्डा था। कुरो ने उसे खूब डराया धमकाया, कवाड़ों से माफी मंगवाई और अगले दिन उसे जबरदस्ती स्कूल ले गया। कुरो ने उसे सौदा किया कि देख भाई, मैं तुझे उन गुंडों से बचाऊंगा, पर रोजाना 500 की पत्ती ढीली करनी पड़ेगी। स्कूल पहुंचते ही उन गुंडों ने फिर एड्डा को घेर लिया, पर आज उनका पाला कुरो से था। कुरो ने बड़ी चालाकी से उसे ऐसे घुमाया कि एड्डा का वार सीधे सामने वाले लड़के पर पड़ा। वो लड़का दर्द से बिलबिला उठा और एड्डा को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये कमाल कैसे कर दिया। इसके बाद कुरो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। उसके पास किताब नहीं थी तो बगल में बैठी साटो नाम की लड़की ने अपनी किताब उसके साथ शेयर की। ये देखकर नोगुची की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। तभी अचानक कुरो के चेहरे पर एक लाल लेजर लाइट पड़ी। ये निंजाओं का आपस में बात करने का कोड था। कुरो समझ गया और चुपके से छत पर पहुंच गया। वहाँ शियोन नाम का एक लड़का खड़ा था जो बहुत हाई रैंक का निंजा था। ये वही लड़का था जो रशियन शिकारी वाली लड़ाई में दखल देने वाला था, पर कुरो ने बाजी मार ली थी। वो भी स्कूल में अंडरकवर बनकर आया था ताकि दुश्मन ग्रुप के लोगों को पहचान सके। यही नहीं, स्कूल का जो डिसिप्लिन डायरेक्टर था वो भी असल में एक निंजा ही था। उसने कुरो को क्लास के बाद बॉयलर रूम में बुलाया और जैसे ही कुरो वहां पहुंचा, डायरेक्टर ने पीछे से तलवार निकालकर उस पर हमला बोल दिया। असल में दोनों एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का आदमी समझ रहे थे। कुरो ने भी दिखा दिया कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने डायरेक्टर के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब कुरो को यकीन हो गया कि डायरेक्टर दुश्मन नहीं है तो उसने पैंतरा बदलते हुए कहा, पीछे हट जाओ चाचा, ऊपर आसमान में मेरी सैटेलाइट ने आप पर निशाना साध रखा है। एक बटन दबाते ही आप स्वाहा हो जाओगे। डायरेक्टर को लगा कि ये मामूली निंजा लंबी लंबी फेंक रहा है, पर तभी अचानक आसमान से एक लेजर बीम आई और पलक झपकते ही डायरेक्टर की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। डायरेक्टर का सारा गरूर मिट्टी में मिल गया और वो समझ गया कि इस लड़के से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। कुरो वहां से टशन में बाहर निकला ही था कि उसने देखा क्लास की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़की मित्सुकी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। मित्सुकी ने जाते जाते कुरो को जिस मुस्कान के साथ देखा, उसने कुरो के मन में खलबली मचा दी। एक जनरल स्टोर में जैसे ही ग्राहक बाहर निकला, दरवाजा अपने आप खुला और बंद हुआ, जैसे कोई अदृश्य साया अंदर दाखिल हुआ हो। देखते ही देखते स्टोर का सामान हवा में उड़ने लगा और रैक से गिरकर बिखरने लगा। स्टोर में मौजूद औरत, जो खुद एक मंजी हुई निंजा थी, ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उस गायब शिकारी के वार इतने सटीक थे कि उसने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसे खत्म कर दिया। जल्द ही सुजुकी को
को एक खौफनाक खबर मिली कि उसकी मेंटोर, जिसने उसे निंजा के दांव पेच सिखाए थे, का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अभी वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उस पर भी अचानक जानलेवा हमला हुआ। सुजुकी समझ गई कि यह अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप की ही करतूत है, क्योंकि उनके पास ऐसे एडवांस सूट हैं जो इंसान को 100% गायब कर देते हैं, जबकि सुजुकी वालों के पास पुराने मॉडल के सूट थे जो सिर्फ आधा अधूरा ही काम करते थे। उसी दौरान जब साटो स्कूल से घर लौट रही थी, उस अदृश्य शिकारी ने उसे दबोच लिया। सुजुकी ने दहाड़ते हुए उसे चेतावनी दी कि किसी मासूम को हाथ न लगाए, जिस पर उस कातिल ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी मौत यहाँ नहीं बल्कि कोडान हाई स्कूल की दीवारों के बीच लिखी है। दूसरी तरफ नोगुची अपने कमरे में बेसुध बैठी बस कुरो के ही ख्यालों में खोई थी। उसे लग रहा था जैसे कुरो ही उसके जीवन का असली नायक है और वो उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी के सुनहरे सपने बुनने लगी। लेकिन तभी उसकी रूह कांप गई जब उसने देखा कि आधी रात के सन्नाटे में कुरो उसके बिस्तर के ठीक बगल में बैठा उसे इकटक घूर रहा है। कुरो ने उसे गंभीर लहजे में बताया कि स्टोर वाली निंजा का खून हो चुका है और अब अंडरग्राउंड निंजा गैंग स्कूल पर एक बड़ा हमला करने वाली है। उसने नोगुची को साफ हिदायत दी, देखो अगले कुछ दिन स्कूल की शक्ल मत देखना, वहाँ मौत का तांडव होने वाला है। इतना कहकर कुरो पलक झपकते ही खिड़की से कूदकर अंधेरे में ओझल हो गया। उसी रात एक आदमी बदहवास होकर गलियों में भाग रहा था, जैसे मौत उसके पीछे पड़ी हो। अचानक एक निंजा स्टार हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उसकी टांग में जा धंसा। वो आदमी गिरकर कराहने लगा। यह सारूटा था जो पहले कुरो की टीम NIN का हिस्सा हुआ करता था, पर बाद में उसने गद्दारी करके ग्रुप छोड़ दिया था। उस अदृश्य शिकारी ने सारूटा के सामने सौदा रखा कि क्या वो अंडरग्राउंड निंजाज के साथ हाथ मिलाना चाहेगा। सारूटा, जो बचपन से ही सनकी था और जिसे लोगों को मारने में मजा आता था, एक पल में तैयार हो गया और पूछा, बताओ किसका गला रेत कर आना है। असल में अब तक जो निंजाओं का कत्ल हो रहा था वो सारूटा ही कर रहा था। अगली सुबह का मंजर बेहद खौफनाक था। एक बेगुनाह स्टूडेंट स्कूल जा रहा था कि सारूटा ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन काट दी और उसका धड़ अपने साथ ले गया। उधर नोगुची ने कुरो की बात अनसुनी कर दी और उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गई। डायरेक्टर ने उसे पकड़ा तो उसने डर के मारे सब उगल दिया कि कुरो ने उसे स्कूल तबाह होने की चेतावनी दी है। डायरेक्टर की अनुभवी आंखें समझ गईं कि जंग शुरू हो चुकी है। उसने नोगुची को एक खास अंगूठी दी और कहा, इसे ले जाकर कुरो को ढूंढो और उसे दे दो, ये बहुत जरूरी है। तभी क्लासरूम का मंजर बदल गया। सारूटा उस स्टूडेंट की बिना सिर वाली लाश लेकर क्लास में घुस गया। चूंकि वो इनविजिबल सूट में था तो सबको बस एक कटा हुआ शरीर हवा में तैरता और फिर जमीन पर गिरता दिखा। क्लास में चीख पुकार मच गई। सारूटा ने देखते ही देखते मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। सुजुकी और शियोन को जब खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। सुजुकी ने अपनी कॉम्बैट स्टिक छड़ी निकाली तो हत्यारे ने अपना सूट उतारा और नकाब हटा दिया। वो सारूटा ही था। उसने सुजुकी को देखते ही नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, पहचाना? स्कूल के दिनों में मैंने तुझे दिल दिया था पर तूने मेरा मजाक उड़ाया। अब उस अपमान की कीमत चुकानी होगी। दोनों के बीच मौत का नाच शुरू हुआ। सुजुकी काफी ताकतवर थी और वह सारूटा को मात देने ही वाली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सारूटा का सूट बिजली के झटकों को सोख लेता है। सुजुकी की इलेक्ट्रिक स्टिक नाकाम हो गई और वो हारने लगी। एन उसी वक्त खिड़की का कांच चकनाचूर करते हुए हाई रैंक निंजा केटो अंदर कूदा। केटो की दहशत ऐसी थी कि सारूटा का पसीना छूट गया। सारूटा ने फौरन अपना मास्क पहना और गायब होने की कोशिश की, पर केटो उससे भी बड़ा उस्ताद निकला। उसने बिजली की रफ्तार से अपनी ही बाजू पर कट लगाया और अपना खून हवा में उछाल दिया। वो खून सारूटा के अदृश्य सूट पर जा चिपका, जिससे उसकी लोकेशन साफ दिखने लगी। केटो ने अपनी तलवार से एक जानलेवा वार किया, लेकिन सारूटा का सूट गुब्बारे की तरह फूल गया, जिसने ढाल बनकर उसकी जान बचा ली और वो मौका पाकर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। उधर नोगुची पागलों की तरह कुरो को तलाश रही थी कि तभी उसकी टक्कर घबराए हुए एड्डा से हुई। एड्डा ने हांफते हुए बताया, कुरो और एक दूसरा लड़का उन डरावनी सुरंगों की तरफ गए हैं। सुना है वहां से एक रास्ता सीधा अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर की ओर जाता है। मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर अब मुझे कुरो की जान की फिक्र हो रही है। बंकर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कुरो के सामने मित्सुकी खड़ी थी, वही मित्सुकी जिसने इस पूरे खूनी खेल की साजिश रची थी। कुरो ने सोचा था कि वह कोई मामूली लड़की होगी, पर वह तो बला की ताकतवर निकली। कुरो ने उस पर बम से हमला किया, पर पलक झपकते ही मित्सुकी एक दीवार पर सिर्फ एक उंगली के सहारे लटकी मिली। कुरो ने हार नहीं मानी और 2 हाई वोल्टेज बिजली के तार उसकी तरफ फेंके, पर मित्सुकी ने उन नंगे तारों को अपने हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे बिजली उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। वह कोई इंसान नहीं बल्कि तबाही की मशीन लग रही थी। उसी वक्त स्कूल के गलियारों में सारूटा मौत बनकर घूम रहा था, जहां उसका सामना शियन से हुआ। शियन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए तलवार निकाली और सारूटा पर टूट पड़ा। शियन ने बड़ी होशियारी से जमीन पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए, जिससे अदृश्य सारूटा के कदमों की आहट और लोकेशन साफ पता चलने लगी। शियन के टेडी बियर ने भी सारूटा को
पिन पॉइंट कर लिया और शियन ने उसे दीवार से सटा दिया। बस कुछ ही सेकंड की बात थी और सैटेलाइट का हमला सारूटा के परखच्चे उड़ा देता, पर वह शातिर शिकारी एन मौके पर छलावा देकर छत की ओर भाग निकला। शियन ने उसका पीछा किया और छत पर उसे दबोच लिया। शियन ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई, पर वहाँ सिर्फ सारूटा का खाली सूट रह गया था। सारूटा ने पीछे से अचानक हमला कर दिया। शियन ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर दुश्मन के घातक हथियारों के सामने उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। शियन एक बेहतरीन योद्धा था, पर अंडरग्राउंड निंजाज की तकनीक उससे कहीं आगे थी। घायल शियन अपनी टूटी तलवार के साथ मौत के साये में था। तभी केटो ने एंट्री मारी और अपनी तलवार सारूटा के सीने के पार उतारकर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। सुरंग के अंधेरे में कुरो की हालत पस्त हो रही थी। वह समझ चुका था कि मित्सुकी को सीधा हराना नामुमकिन है। उसने पूछा, आखिर ये सब क्यों? तुम चाहती क्या हो? मित्सुकी ने हंसते हुए राज खोला कि उसने यह सब ड्रामा इसलिए रचा ताकि निंजा सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाए और वह उसकी सही लोकेशन हैक कर सके। उनका एक आदमी पहले ही स्पेस वाले खास सूट पहनकर सैटेलाइट तक पहुंच चुका था। मित्सुकी ने कुरो पर फिर से जानलेवा हमला किया। कुरो बस अपना बचाव कर रहा था और वक्त काट रहा था कि काश कोई मदद आ जाए। तभी नोगुची वहां पहुंचे। नोगुची ने कुरो को वह रहस्यमयी अंगूठी दी जो डायरेक्टर ने भेजी थी। जैसे ही कुरो ने अंगूठी पहनी और उसका एंटीना ऑन किया, एक ड्रोन आसमान से तलवार लेकर नीचे उतरा। कुरो ने तलवार थामी और मित्सुकी की आंखों में धूल झोंककर जबरदस्त वार किया। कुरो जानता था कि उसका आधा गायब होने वाला सूट यहाँ बेअसर है, क्योंकि मित्सुकी उसे देख पा रही थी। उसने अपने दिमाग में कई पैंतरे सोचे, पर हर बार अंजाम मौत ही दिख रहा था। आखिरकार उसने अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला किया। वह एक चीते की तरह मित्सुकी पर झपटा और अपनी तलवार उसके पार उतार दी। बदले में मित्सुकी की तलवार भी उसे घायल कर गई, पर कुरो ने उसे धक्का देकर तलवार खींच ली और मित्सुकी वहीं ढेर हो गई। कुरो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। नोगुची ने उसे संभाला और बाहर की ओर भागे, लेकिन तबाही अब भी थमी नहीं थी। सैटेलाइट के अंदर मौजूद उस घुसपैठिए ने वायरस अपलोड कर दिया और लेजर का पावर लेवल मैक्सिमम पर सेट कर दिया। उस लेजर का निशाना सीधा स्कूल था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा स्कूल पल भर में मलबे के ढेर में बदल गया। धमाके का झटका इतना तेज था कि बंकर के अंदर भयानक कंपन होने लगा, मानो धरती फट रही हो। कंक्रीट की छतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं और बाहर निकलने का रास्ता अभी भी बहुत दूर था। नोगुची ने हिम्मत नहीं हारी और अधमरे कुरो को घसीट कर ले जाने की कोशिश की, पर कुरो की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि इस मलबे के तूफान से दोनों का जिंदा निकलना नामुमकिन है। अपनी मौत को सामने खड़ा देख कुरो ने एक आखिरी जांबाज फैसला लिया। उसने अपना वो गायब होने वाला सूट उतारा और नोगुची के ऊपर ओढ़ा दिया ताकि वो ढाल बनकर उसकी रक्षा कर सके। नोगुची की आंखों में आंसू थे, पर कुरो के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। अगले ही पल पूरी छत का भारी भरकम मलबा गड़गड़ाहट के साथ उन दोनों पर आ गिरा। धमाका शांत हुआ और धूल छंटी तो मलबे के ढेर से नोगुची जिंदा बाहर निकली। उस खास निंजा सूट ने एक करिश्मे की तरह उसकी जान बचा ली थी, पर कुरो ने दुनिया और अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पूरी कहानी का हीरो अब यादों में सिमट चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी था। फिल्म के आखिरी सीन में हमें कुरो का हमशक्ल दिखाई देता है, उसका जुड़वा भाई ज़ूरो। आखिर वो कौन है और वो नोगुची से मिलने क्यों आया है? क्या ये किसी नए खतरे का संकेत है या कोई नया मिशन? अगर आपको ये देसी अंदाज वाली कहानी और रोमांचक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।